गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर। मतलब हमारी बुक के हिसाब से वो 9th चैप्टर है, लेकिन अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से तो वो सेकंड चैप्टर है। ठीक है ना। और बच्चों चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरी बुक को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। एक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एक फेज पढ़ चुके हैं। दूसरा फेज अब 1950 से और 1990 तक रहेगा, और हमें ये देखना है कि 1950 से 1990 के बीच में क्या क्या हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है ना। और फिर एक चैप्टर आएगा बच्चों इसके बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, सिंस 1991, तो वो हम पढ़ेंगे। और देन एक पड़ाव चालू होगा कि उसके बाद से और लगभग लगभग अब तक क्या चल रहा है। ठीक है ना। शुरू करते हैं सेकंड फेज से, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। हमारे को विरासत में क्या बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी मिली थी? इंडिपेंडेंस के पहले हमें लूटा गया है। हाँ जी। तो हमें बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं मिली थी। इनफैक्ट कैसी इकोनॉमी मिली थी, जो लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ा के आया हूं, और आज के लास्ट के टेस्ट में, मतलब आज के जो टेस्ट में जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें भी आपने क्लैरिफाई किया था कि हमारे को विरासत में कैसी इकोनॉमी मिली थी। कौन सी? एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, डिप्लीटेड इकोनॉमी, स्टैग्नेटेड इकोनॉमी। ठीक है ना। रैम्पेंट पॉवर्टी थी, और क्या था? एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, पुअर हेल्थ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारा, और नॉर्मल जो इंफ्रा था वो भी क्या था? वो भी बहुत ज्यादा पुअर था। तो हमें विरासत में बहुत अच्छी खासी इकोनॉमी नहीं मिली थी। अब देश आजाद भी हो चुका था। ठीक है ना। 1947 में देश आजाद हो गया था। तो जो हमारी उस आजादी के बाद, है ना, आजाद भारत की जो गवर्नमेंट थी, उसके सामने एक चुनौती थी कि उन्हें कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो जो डिप्लीटेड इकोनॉमी है, वो जो एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी है, वो जो स्टैग्नेटेड इकोनॉमी है, हम उसको ग्रोथ के ट्रैक पे ला पाए। ये सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने। अब तुम सवाल पूछोगे कि नमन भैया इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? बच्चों, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू जो इकोनॉमी में होने वाली जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व की जाती है। अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ हद तक रिपीटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे। रिपीटेड कौन से? जो हमने 11th में पढ़े थे। जैसे कि जो इकोनॉमी होती है वो कितने टाइप की होती है, अगर आपको याद हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। एक टॉपिक जो बच्चों का सबसे चहेता टॉपिक होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी मैंने बोला ना कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू ये सॉल्व किया जाएगा कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। और सारे बच्चों को अगर याद हो तो मैंने आपको एक चौथी प्रॉब्लम भी पढ़ाई थी, एडिशनल बोल करके। ये बोला था कि +1 के सिलेबस में कवर नहीं है, इधर भी कवर नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ाई थी आपको। अगर आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो तो घर पढ़ते हैं, किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम के एंट्रेंस में वो पढ़ाई जाती है, ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है। व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने क्या प्रोविजन बना के रखे हैं आज के दिन में। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें बेसिक बेसिक ये चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में बच्चों। हमें, क्योंकि देश आजाद हो चुका था, है ना, आजाद भारत में आजाद गवर्नमेंट थी, तो उन्हें क्या करना था? उन्हें देश के लिए पॉलिसीज बनानी थी। क्या बनानी थी? पॉलिसीज बनानी थी। तो देश के अंदर प्लानिंग कमीशन की स्टैब्लिशमेंट हुई। किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई? और दौर चालू हुआ किसका? 5 ईयर प्लान्स का। किसका? और उन 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या था, ये किस 5 ईयर प्लान पे, जैसे खासकर वो फर्स्ट और सेकंड के बारे में ज्यादा पूछते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पे ज्यादा, किस 5 ईयर प्लान में किस चीज को ज्यादा एम्फेसाइज किया गया। ठीक है ना। और इंडस्ट्रीज वगैरह का क्या हाल था, कैसे कैसे कैटेगराइज किया, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ के चलनी है। ठीक है ना।
तो शुरू करते हैं इस भूमिका के साथ। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न that on the eve of independence the Indian economy was completely underdeveloped। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या थी, अंडर डेवलप्ड थी। और उसके लिए हम रीजन दे सकते हैं, वो बहुत सारे 9 पॉइंट जो लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ा के आया हूँ, है ना, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बाकी उसके पहले भी टॉपिक थे, है ना, एग्रीकल्चर को लेकर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर के, फॉरेन ट्रेड को लेकर के, तो वो भी इस बात के गवाह है कि हमारे को जो विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिली थी बहुत अच्छी नहीं थी, बड़ी दिक्कतें थी हमारे सामने, ठीक है ना। नाउ इट वाज नेसेसरी, क्योंकि हमें घिसी पिटी इकोनॉमी मिली है, तो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है टू रिकंस्ट्रक्ट द बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी, कि हमें अपनी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट करना है, डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। Therefore, the most important task before the government, तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, आजाद भारत की गवर्नमेंट के सामने ये क्या थी, ये चुनौती थी, was to decide, कि उन्हें ये डिसाइड करना था द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि वो कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करे, अडॉप्ट करे, विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया, कि जो इंडिया के लिए उस टाइम पे भारत के लिए बहुत ज्यादा सही हो। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम का हल्का सा एक आइडिया देता हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, कि क्या सारे के सारे सेक्टर प्राइवेट पार्टी के हाथों में दे दे, या सारा कंट्रोल अपने पास रख ले, या कुछ प्राइवेट पार्टी को दे दी जाए कंट्रोल और कुछ कंट्रोल रिटेन किए जाए गवर्नमेंट के पास। तो इनमें से उन्हें क्या करना था, सेलेक्ट करना था, ताकि हम देश की ग्रोथ को क्या कर सके, एंश्योर कर सके। यस और नो, सवाल यही है, जब उनके सामने चुनौती ये थी कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम क्या करना है, अडॉप्ट करना है, तो सबसे पहले यही देखते हैं इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, ठीक है ना। बहुत सिंपल से शब्दों में लिखा हुआ है, एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट, इस तरह की कुछ तो व्यवस्था, एक ऐसा अरेंजमेंट जिस अरेंजमेंट के थ्रू, जिस व्यवस्था के थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा। और सारे बच्चों को पता है सेंट्रल प्रॉब्लम को, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, और बहुत ज्यादा अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रेफर कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से टेलीग्राम पे भी नोट्स ओपन सोर्स में पढ़े हुए हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते कि नहीं बोलते, बोलो ना। सेंट्रल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन भी बोलते हैं, जहां पे हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है, एलोकेट करना होता है कि रीएलोकेट, एलोकेट करना होता है, रीएलोकेशन तो उधर पढ़ा था हमने गवर्नमेंट बजट में, हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है, इसे प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, पढ़ लेना, बहुत सारे नाम उसके उधर है, खैर इतनी जरूरत यहाँ पे नहीं है। फिलहाल मुझे बताओ इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिस अरेंजमेंट के थ्रू देश की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, उनका सॉल्व किया जाता है। अब कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, भारत आजाद हुआ तो सरकार के सामने चुनौती ये थी कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करे ताकि देश की ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर कर सके। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आया, इकोनॉमिक सिस्टम। हमने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देश की। अब सवाल ये आया कि वो प्रॉब्लम होती क्या है, वो जिस प्रॉब्लम की वो बात कर रहे हैं, वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, वो सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन होती है इकोनॉमी की, है ना। रिपीट टॉपिक चल रहा है, बच्चों जैसा टॉपिक है, 11th में नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे साइंस छोड़ करके, है ना, साइंस को छोड़ करके आते हैं इधर, तो उन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है ना। द मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर, सारे बच्चों को पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन तो बच्चों हमारे सिलेबस में है। ये चौथी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या हमें सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास है अवेलेबल, क्या आज ही खर्च कर देने चाहिए, या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रोक के रखने चाहिए, रोक के रखने चाहिए, अदरवाइज आपका इंस्टा अकाउंट देख करके गाली देंगे आपको, है ना, देखो देख कैसे पानी पानी ऐसे कैसे वेस्ट कर रहा है,
होली के नाम पे देख कैसे पानी वेस्ट कर रहा है, और देख कहाँ कहाँ घूमने जा रहा है, अपने बाप के लिए बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है ना। तो गाली मारेंगे बच्चे आपको, ठीक है ना। तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज को सेव करके रखना है, ठीक है ना। खैर, पहली प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। और कुछ नहीं है, बिल्कुल डिक्टो, मैंने उधर से कॉपी किया कंट्रोल सी और इधर लाके कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, एक बात बताओ, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते कि अनलिमिटेड होते? अनलिमिटेड होते। बेटा अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते ना तो ना मैं यहाँ पे होता और ना ही आप ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते, ठीक है ना। बिकॉज रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते। और सुनो ना, एक सुनो ना, हमारी जो इकोनॉमी थी वो तो वैसे भी अंडर डेवलप्ड थी, कैसी थी, अंडर डेवलप्ड थी। और रिसोर्सेज भी हमारे पास क्या थे, लिमिट, हमारे पास के सबके पास ही क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो हमारे लिए तो अपने रिसोर्सेज को, है ना, एक एक रिसोर्सेज की पाई पाई अच्छे से यूज करना हमारे को बनता था उस टाइम पे, ठीक है ना। हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमें विरासत में बहुत अच्छी इकोनॉमी नहीं मिली थी, हमें अपनी इकोनॉमी को चमकाना था, और अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज करके तो नहीं कर सकते थे हमें, है ना, हर एक डिसीजन ऐसा लेना था कि जिससे हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो एक बात बताओ, क्या हम सबकी वांट्स को कंप्लीट कर सकते हैं क्या, बोलो। वांट्स तो क्या होती है, अनलिमिटेड। जैन साहब हंस रहे हमारे, वांट्स तो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और हम सबकी चाहतों को पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। हमें किसी को तो क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। तो हमें ये डिसाइड करना था कि वेदर हम ये प्रोड्यूस करें या हम ये प्रोड्यूस करें। और ये में ऑप्शन क्या है हमारे पास, वेदर हम कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाएं या कैपिटल प्रोडक्ट बनाएं। कैपिटल या इंडस्ट्रियल भी बोल सकते हो आप। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, पढ़ के आए मैक्रो में हम। कंज्यूमर गुड्स जिनको डायरेक्टली जो क्या करता है, कंज्यूमर कंज्यूम करता है, या वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से होते हैं। हाँ बोलो, बोलो, इन्वेस्टमेंट पर्पस से होते हैं। जो मैंने दूसरा बोला ये कौन सा होता है, कैपिटल गुड्स होता है। क्या होता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर गुड्स, और जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस से होते हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं। तो वेदर हम ये बनाए या ये, नमन भैया दोनों बना लेंगे ना। रिसोर्सेज लिमिटेड थे हमारे पास, या तो ये ही बना सकते हैं या तो यही बना सकते हैं, आपको ये डिसाइड करना है। देखो आपके सामने प्रॉब्लम है, इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों बोलते हैं, बोलो ना। सेंट्रल प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों बोलते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स अनलिमिटेड है। तो हमें चूज करना है, सेलेक्ट करना है कि वेदर ये बनाए या ये बनाए, ठीक है ना। दिस प्रॉब्लम हैज टू डायमेंशंस। ये प्रॉब्लम के दो पार्ट है ना। इस प्रॉब्लम की दो ब्रांच है। क्या, पहली है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज हमें बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, कि कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। एंड इन व्हाट क्वांटिटी, पहले तो ये डिसाइड करना है क्या बनाए, और फिर जब ये डिसाइड कर चुके हो तो कितना। अनलिमिटेड बना सकते हैं नहीं, बिकॉज रिसोर्सेज आर। तो बोल रहे हैं कि दूसरी डायमेंशन ये है, दूसरी पार्ट इसका ये है कि इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना है। अब देखो, अगर हम एक गुड का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है भाई, मेरे पास दो ऑप्शन है ना। या तो मैं अपने क्लाइंट को हैंडल कर सकता हूँ या मैं इधर आकर के पढ़ा सकता हूँ। जिस टाइम पे मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, है ना, तो मैं किसको सेक्रीफाइस करके आ रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। और जिस टाइम पे मैं अपने क्लाइंट को संभाल रहा हूँ उस टाइम पे मैं तुम्हारा फोन बिल्कुल भी उठाऊंगा नहीं, समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि मैं उसी को क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन जिस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टाइम फिर किसी का भी कॉल आए बहुत जरूरी है तो बात अलग है, मैं किसी की कॉल नहीं उठाऊंगा। तो जब आप एक काम करेंगे तो दूसरे को तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे रिसोर्स कौन चल रहा है, टाइम। क्या चल रहा है, टाइम मेरे पास क्या है, लिमिटेड है। सेम एज बच्चों आपके लिए भी अप्लाई होता है। जिन बच्चों ने यहाँ पे आने का डिसाइड करा कि मेरे को पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चे जैसे कि मैंने आज आपको बुलाया
है ना, दिन में बुलाया है, तो आप बहुत सारे बच्चे अपने कुछ काम क्या करके आए हो, सेक्रीफाइस करके, से यस और नो, इस चीज को पाने के लिए कुछ चीज को क्या करके आए हो, खो करके आए हो, सेक्रीफाइस करके आए हो, बिकॉज आपके पास भी टाइम क्या है, लिमिटेड है। बात समझ में आती है? तो ये वही बोल रहा है, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड इफ मोर ऑफ वन गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर आपको एक गुड क्या करना है, ज्यादा प्रोड्यूस करना है, देन सोसाइटी, सोसाइटी मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर से है, ठीक है ना, देन सोसाइटी हैज टू सेक्रीफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अदर। तो प्रोड्यूसर को दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, आप उसमें फैक्ट्री लगा सकते हो और आप उसमें फार्मिंग कर सकते हो। अगर आप फार्मिंग करने का डिसाइड करते हो तो फैक्ट्री लगाने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर आप ये डिसाइड करते हो कि मेरे को क्या करना है, फैक्ट्री लगानी है, तो फिर फार्मिंग करने को आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज लैंड तो क्या है, लिमिटेड है। यस और नो? अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, जब आप ये डिसाइड कर चुके हो कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये एक इसी में आ जाएंगे, फिर आपको डिसाइड करना है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, वेदर टू यूज LIT और CIT। बच्चे लोगों, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हो, मतलब आपकी फैक्ट्री के अंदर, है ना, आपके जो शॉप फ्लोर है उसके अंदर आप सारे किसको यूज करोगे, लेबर को यूज करोगे, है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास, आप टेक्नोलॉजी को, मशीनरी को यूज कर सकते हो, है ना। तो LIT क्या होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और जहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे विद द हेल्प ऑफ लेबर, और CIT होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पे आप पैसा ज्यादा लगाओगे, बोले पैसा ज्यादा लगाओगे, बोले तो मशीनरी ज्यादा लगाओगे, है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर आपको LIT यूज करना है क्या CIT यूज करना है, डिपेंड करेगा कि दोनों की प्राइसिंग क्या क्या है, दोनों की अवेलेबिलिटी है भी या नहीं भी है। मान लिया तुम एक ऐसी कंट्री में हो जहां पे लोग अवेलेबल ही नहीं है, तो वहां पे मजबूरन आपको क्या लगानी पड़ेगी, CIT लगानी पड़ेगी। तो यस और नो? भारत जैसे देश में, है ना, यहाँ पे LIT भर भर के अवेलेबल है, तो आप अवॉइड करोगे किसको, CIT को। दूसरा, लोग इतने अमीर भी नहीं है कि जो CIT को क्या कर पाए, अफोर्ड कर पाए। तो बहुत सारे, कौन सी टेक्निक लगाओगे आप, वो डिपेंड करेगा बहुत सारी चीजों के ऊपर, कि देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, जो फैक्टर्स अवेलेबल है उनकी प्राइसिंग क्या है, वो अवेलेबल है भी या नहीं भी है, ठीक है ना। फायदा ज्यादा किससे मिलने वाला है, स्पीड ज्यादा किससे आने वाली है, हमारी डिमांड कैसी है, हमारे को अर्जेंट में प्रोडक्शन करना है या धीरे धीरे भी करेंगे तो भी बात बन जाएगी। तो ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करके चलोगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस रेफर टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इसमें आपको टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को सेलेक्ट करना है। दिस प्रॉब्लम रिवील्स टू फैक्ट दैट, यहाँ पे आप दो बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या, सोसाइटी हैज टू डिसाइड, सोसाइटी का मतलब अगेन फिर बोल रहा हूँ, सोसाइटी का मतलब है यहाँ से प्रोड्यूसर से, ठीक है ना। प्रोड्यूसर को डिसाइड करना है ऑन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन उसे क्या करना है, यूज करना है, दैट इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक LIT और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, बोले तो CIT। फिर बोल रहा है द चॉइस वुड डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कि जो क्या वो है, आपकी कैपिटल है या लेबर है, वो अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज लेबर एंड कैपिटल एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस, और उनके प्राइसेस क्या क्या है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे क्या है कि भारत में हम ज्यादातर प्रेफर किसको करते हैं, फर्स्ट हैंड में LIT को प्रेफर करते हैं, है ना। जब हमारा एक एक मतलब एक पॉइंट के बाद बिजनेस ग्रो करता है, तो तब हम किसको इम्प्लीमेंट करते हैं, CIT को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट दूसरी कंट्री हमारी लेबर को लेके जाती है ना, IT के बंदों को लेके जाती है, बिकॉज यहाँ पे भर भर के अवेलेबिलिटी है और क्वालिटी वाले बंदे भी अवेलेबल, ठीक है ना। चलो, क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये देख चुके हैं फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में, है ना। कैसे बनाना है, ये सेकंड वाली प्रॉब्लम में, किसके लिए बनाना है। दो टाइप के कस्टमर होते हैं, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर और क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर। एक होते हैं प्राइस सेंसिटिव, वो जो चिक चिक करने की जिन्हें आदत होती है, ठीक है ना, भैया इतना लगाओ ना, इतना कम करो ना, ये करो ना, वो करो ना, ये तो बहुत महंगा है, तुमने तो लूट ही लिया, तुमने तो कोठी बना ली, बंगले बना लिए, ऐसे करके, ठीक है ना। तो कुछ एक तो ऐसे चिक चिक वाले कस्टमर होते हैं, तो ऐसा उन्हें क्वालिटी मैटर नहीं करती, उन्हें क्वालिटी मैटर नहीं करती, उन्हें तो क्या चाहिए, प्राइस मंदा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए प्राइस। लेकिन कुछ कस्टमर कैसे होते हैं, क्वालिटी सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें क्वालिटी मैटर करती है ना, उन्हें प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या चाहिए होती है, उन्हें क्वालिटी चाहिए होती है। से और नो? तो एक होते हैं प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, एक होते हैं क्वालिटी सेंसिटिव। बेटा कभी भी दोनों के लिए काम नहीं कर सकते आप, ये मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ,
है ना। आपके मतलब ये लाइफ लेसन भी आपके लिए, कभी भी आप दोनों के लिए काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि जहां पे प्राइस सेंसिटिव होगा वहां पे क्वालिटी सेंसिटिव नहीं होगा, और जहां पे क्वालिटी सेंसिटिव होगा वहां पे प्राइस सेंसिटिव नहीं होगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको, खैर मैं तो क्वालिटी के लिए काम करता हूं, मैं बाकी दूसरे हमारे यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स का काम होता है, ठीक है ना। तो हमारी दो अलग अलग फर्म है, ठीक है ना। एक पे हम प्योर प्योर क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम करते हैं। एक पे हम किसके लिए काम करते हैं? प्राइस सेंसिटिव वालों के लिए काम करते हैं, एक फर्म पे। और दोनों का बिल्कुल ऑल टुगेदर जो डिफरेंट, जो उनके ऑपरेशंस है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, ठीक है ना। जो हमारे क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर है वो हमारी एक फर्म पे आते हैं, और अगर वो दूसरी पे आ भी जाए तो हम उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ये उधर ही दूसरे वाली फर्म पे मिलेगा हमारी, ठीक है ना। और जिनको जो चिक चिक करने वाले होते हैं वो गलती से अगर किस पे आ जाए, क्वालिटी सेंसिटिव वाली फर्म पे आ जाए हमारी, तो हम उन्हें ट्रांसफर करके उधर भेज देते हैं कि तुम्हारे मतलब कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे उधर मिलेगा। दोनों के बिल्कुल ऑपरेशंस क्या है, अलग अलग। दोनों के लिए कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम बन जाओगे खिचड़ी अगर दोनों के लिए एक साथ काम करोगे। जहां पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कि ये नहीं समझ में आएगा कि तुम क्वालिटी वालों के लिए काम करते हो कि, है ना। तुम्हारे भी तो मन, मेरे भी तो मन में आता होगा कभी कभी, चल उड़ाना सिलेबस को। नहीं उड़ाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसके लिए काम करता हूँ। जो मैंने आपको कमिटमेंट किया, भले टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा बुलाना पड़ेगा, लेकिन जो मैंने कमिटमेंट दिया है वो मैं कमिटमेंट पूरा करूंगा। वो बात अलग है कि आप उतना फायदा लो या ना लो, वो तुम्हारा मैटर करता है कि तुम वो उतना फायदा लोगे कि नहीं लोगे, लेकिन मैं अपना काम बराबर पूरा करूंगा। बात समझ में आ रही है ना? बिकॉज मैं किसके लिए काम करता हूँ? क्वालिटी सेंसिटिव के लिए। अब क्वालिटी सेंसिटिव के लिए काम करना अच्छा, ठीक है। जो प्राइस सेंसिटिव है उनको आप वो क्वालिटी दे दो अपने मन से, है ना। मत चार्ज करो तुम उनसे, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो मत चार्ज करो तुम उनसे। ये तुम्हारी सोशल क्या हो सकता है, सोशल वेलफेयर के लिए तुम काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा एज अ बिजनेसमैन तुम्हारी भी क्या होती है, कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। वो तुम्हारा मैटर करता है कि तुम अपना सोशल कॉज में कितना इन्वॉल्व रहते हो, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि क्वालिटी के लिए काम करना चाहिए। किसके लिए काम करना चाहिए? क्वालिटी के लिए काम करना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? दोनों के लिए कभी भी एक साथ काम नहीं हो सकता, खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि जहां पे प्राइस वाला होगा वहां पे क्वालिटी वाला नहीं, दूर के दूर चला जाएगा, दूर के दूर चला जाएगा, है ना। कभी भी तुम देखना कि जो अच्छे शोरूम्स होंगे, ठीक है ना, किसी भी चीज के हो, वेदर वो ऑटोमोबाइल्स के हो, 4 व्हीलर के हो, 2 व्हीलर के हो, या रेडीमेड गारमेंट्स के हो, या आपके फुटवियर के हो, किसी भी चीज के, है ना, जो अच्छे शोरूम्स होंगे, है ना, जो प्राइस सेंसिटिव वाला, वो बाहर के बाहर निकल ले, ओ भाई हमारी हमारे यहाँ पे दाल नहीं गलेगी भाई, यहाँ तो महंगा मिलता है। वो बस इतना ही बोलते हैं, यहाँ पे तो महंगा मिलता है, लेकिन वो नहीं पता ना कि क्वालिटी भी मिलती है। से यस और नो? अच्छा, अगर कोई अगर कोई क्वालिटी सेंसिटिव वाला कहाँ पे आ गया, प्राइस सेंसिटिव वाले के पास आ गया, अरे भैया कुछ क्वालिटी नहीं तुम्हारे पास, ये हमारे मतलब की नहीं है, हम कोई ना लेते ऐसा, ठीक है ना। तो वो चीज होती है। तो कह रहे हैं कि चॉइस, सॉरी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स ऑफ ऑल द पीपल। सोसाइटी यानी कि प्रोड्यूसर सभी लोगों की सभी वांट्स को पूरा नहीं कर सकता। देयरफॉर सोसाइटी हैज टू डिसाइड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें काम किसके लिए करना है। दैट इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर द नेशनल प्रोडक्ट, कि आपको कैसे क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या नेशनल इनकम का बाइफर्केशन कैसे करना है। और वो बाइफर्केशन फिर अगले वाले बुलेट में बता रहा है, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर और क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके लिए काम करना है या इसके लिए। एक टाइम पे दोनों के लिए काम नहीं हो सकता। आप भी आपके लिए देख लो, आपके यहाँ पे भी, आप भी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना। आप भी थोड़ा जाके देखो, थोड़ा उसे डीप में देखो कि तुम्हारे यहाँ पे बिजनेस कैसा होता है। और जिसके लिए भी हम काम करते हैं, क्या वहाँ पे जो, लेट सपोज हम क्वालिटी के लिए काम करते हैं, तो प्राइस वाले की दाल उधर गलती है कि नहीं गलती है? नहीं गलती ना। और अगर वहाँ पे प्राइस वाले के लिए अगर हम काम करते हैं, तो क्वालिटी वाला उधर आता है कि नहीं आता है? वो भी बार बार से निकल लेता है, अरे यहाँ पे नहीं मिलेगी हमारे मतलब की। बेटा सबकी ब्रांडिंग होती है, ठीक है ना। सबकी एक इमेज बनी रहती है तुम्हारे माइंड, तुम भले ही नहीं नहीं बोलो सामने से, लेकिन सबकी एक इमेज रहती है। घर से सोच के जाते हैं कि अगर ये लेना है तो वहां जाएंगे, और अगर ये लेना है, कई कई बार क्वालिटी वाले को, है ना, प्राइस सेंसिटिव वो बन जाता है किसी मायनों में, है ना। अब तो फिर भी भारतीय लोग बहुत सुधर चुके हैं। मतलब ऐसा हो रहता है ना कि कोई आया, मेहमान आया हमारे घर पे, तो उसके लिए थोड़ा हल्का लेके जाएंगे ऐसा। लेकिन आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि शो ऑफ का जमाना है, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लेना होता तो उसके पास चलेंगे, और थोड़ा चिक 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 करनी है तो उधर चलेंगे, वैसा, ठीक है। तो पहले ही एक क्या रहती है, इमेज रहती है। आगे बच्चों, ये तो हो गया
चौथी और हेडिंग देख लो एक बार, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने आज क्या प्रोविजंस किए हैं, क्या प्रोविजंस बनाए हैं, क्या हमने सेव करके चले हैं रिसोर्सेज, ताकि फ्यूचर में भी ग्रोथ को एंश्योर किया जा सके। या मतलब कहने का ये है कि आज हमने अपने रिसोर्सेज बचाए हैं, या ये प्रॉब्लम है हमारे सामने कि हमने अपने सारे रिसोर्सेज आज नहीं खर्च कर देने चाहिए, बचा के रखने चाहिए ताकि फ्यूचर में भी डेवलपमेंट हो सके। तो हमने क्या प्रोविजंस बनाई है, तो ये प्रॉब्लम है। वो बोल रहे हैं अ सोसाइटी शुड नॉट स्पेंड ऑल इट्स स्केयर्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजप्शन ओनली। एक सोसाइटी को अपने सारे के सारे स्केयर्स रिसोर्सेज कौन से होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, जो लिमिटेड है ना, जिनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड, मतलब उनकी लिमिटेडनेस है, लिमिटेड क्वांटिटी अवेलेबल है उनकी, वो होते हैं स्केयर्स रिसोर्सेज। ठीक है ना। तो हमें अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को, जैसे वाटर है, वाटर तो स्केयर्स है कि नहीं है, या जितना चाहो उतना, वो लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे निकल रहा है तो फ्री में, तो ठीक है ना। तो एक सोसाइटी को क्या करना चाहिए, अपने सारे रिसोर्सेज स्पेंड नहीं करने चाहिए स्केर्स रिसोर्सेज करंट कंजप्शन पे। किस पे, मतलब तुम्हारे मन में ये सोचनी होनी चाहिए, ओ तू तो तेरा देख, बाकी जो आएगा वो अपने आप कर लेगा। बहुत सारे लोगों की सोच ही होती है भाई तुम मजा लो, आगे आने वाले अपने आप देखें, हमारे बाप ने हमें कौन सा कुछ दिया था, हमने भी अपने आप ही मजा लिया है, वो अपने आप खुद ले लेंगे मजा। ऐसे नहीं है, ठीक है ना। आपको सारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने हैं। इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर करंट कंजप्शन, अगर आप लोग क्या कर लेंगे, सारे रिसोर्सेज आज के कंजप्शन में यूज कर लेंगे विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, आपने कोई फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए क्या नहीं किया है, कोई प्रोविजन बनाया नहीं है, रिसोर्सेज सेव नहीं किए, इट विल बिकम स्टैटिक। तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, स्टैटिक, मतलब रुक जाएगी, थम जाएगी, बिल्कुल ब्रेक लग जाएंगे उसमें। एंड लीड टू अ डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और आने वाली जनरेशन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आज समझ में आ रही है, जो स्टैंडर्ड हम आज एंजॉय कर पा रहे हैं वो फ्यूचर में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सोसाइटी हैज टू डिसाइड एंड मेक श्योर दैट इट कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग एंड डेवलपिंग। हमारे को ये क्या करना है, मेक श्योर करना है, ये डिसाइड करना है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो हमेशा कैसी रहे, एक्सपेंडिंग और डेवलपिंग रहे। हम एक्सपेंड करते जाए करते जाए करते जाए, डेवलप करते जाए बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। किसको इंक्रीज करके, और वो तो तभी कर सकते हैं जब हम अपने रिसोर्सेज को देख के यूज करेंगे, है ना, ड्यू केयर के साथ यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे मम्मी बोलते ना, ऐसे नहीं कि होली खेल दी, ठीक है, ऐसे बोलते ना तुम तो होली सी खेल दी तुमने, तो मतलब ऐसा रहता है कि बाप लोग तो पैसे कमा के लेके आए, है ना, और बच्चा पैसा उड़ा रहा है, तो मम्मी क्या बोलती है, इन्होंने तो होली सी खेल रखी। ठीक है ना, इन्हें क्या पता कहाँ से आ रहा पैसा, कहाँ से नहीं आ रहा, ठीक है ना, जिस दिन कमाओगे उस दिन पता चलेगा। तो ऐसा नहीं करने का है कि होली सी खेल दी, कि इधर आया पैसा इधर उड़ाया, ठीक है ना, वो बिल्कुल सही बात है। तो सोसाइटी हैज टू डिसाइड हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आज के दिन पे आपको कितनी सेविंग करनी है और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, दैट इज हाउ मच सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजप्शन। और सुनो ना, जब आप आज के दिन पे सेविंग करोगे या इन्वेस्ट इन्वेस्ट करोगे इस पैसे को, भाई पहले कोई भी रिसोर्स को क्या करोगे, आप सेव करोगे, फिर उसे क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, ताकि उससे और जनरेट रिटर्न आती जाए, जनरेशन होता जाए। बात समझ में आ रही। जब आप सेविंग करोगे और इन्वेस्टमेंट करोगे, इसका मतलब तुमने क्या किया है, करंट कंजप्शन को क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ये वही तो बोल रहा है, दैट इज हाउ मच सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजप्शन, कि आपने आज के दिन पे कितना सेक्रीफाइस किया है ना। सेक्रीफाइस पूछना है तो बाप से जाके पूछना, बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस करता है, छोड़, मम्मी से पूछना जाके। अगर घर में कोई लिमिटेड चीज होती है, ठीक है ना, तो साइड में रखते हैं कि चल वो बच्चा खा लेगा, अरे हम तो खाते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं खाया, लेकिन और तुम नालायक को, तुम डेली खा रहे हो, फिर भी उसने नहीं खाया वो खा लेगा, है ना। तो वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो ऐसे हम ये पूरी इकोनॉमी में हर एक रिसोर्सेज के लिए बात कर रहे हैं कि हमें आज करंट कंजप्शन का कितना सेक्रीफाइस करना है, शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, ताकि फ्यूचर में भी क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके। से यस और नो। एक चीज बताऊं आपको क्या, एक चीज बताऊं क्या आपको, इस चीज से रिलेट करके बताऊं क्या, अरे बोलो तो हाँ। पढ़ लो। Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago, है ना, बहुत टाइम पहले आपके फोर फादर्स ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, तो आज छांव में बैठे हो आप, ठीक है ना। और बिल्कुल,
और हम आपसे अपील ये कर रहे हैं, मैंने जानबूझ के लगाया है इसी चैप्टर में ताकि मैं आपको उस टॉपिक से इस कोट को कनेक्ट कर सकूं, ठीक है ना। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप भी, ठीक है ना, एक छोटा सा सैपलिंग तो जरूर लगाए अपने एंड से ताकि आने वाली जनरेशन को शेड मिल सके। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज को हमें क्या कर देना चाहिए, ऐसे ही उड़ा देना चाहिए, मम्मी की लैंग्वेज में होली खेल देनी चाहिए, ठीक है ना, वैसा नहीं करने का। चलो ये समझ में आया क्या बच्चों? चलो अभी तक अपने ने क्या पढ़ा इधर यहाँ पे कि हमारी गवर्नमेंट के सामने चुनौती थी कि उन्हें कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना है, उन्हें ये क्या करना था, डिसाइड करना था। फिर बात आई इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ठीक है ना। फिर बात आई सेंट्रल प्रॉब्लम की, जिन्हें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। वो चार होती है, कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, तीन तो बैक टू बैक ऐसे है। एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। पंडित जी, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना है, बोलो क्या क्या बनाना है? या तो कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या तो कैपिटल गुड्स बनाने हैं। इसमें केवल एक बात थी या दो बातें थी? दो बातें थी। ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है। आप क्या डिसाइड करना है? कितना बनाना है, कितना बनाना है, हाउ मच क्वांटिटी, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये क्या थी जो अभी अब पढ़ के आए अभी हम? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस वेदर टू यूज LIT और CIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है। और तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है? प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए बनाना है या क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर के लिए बनाना है? और चौथी प्रॉब्लम है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। आज ऐसा क्या प्रोविजन बनाए कि जहां पे हम करंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस करें ताकि फ्यूचर में भी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। बात समझ में आती है? अब वो जो इकोनॉमिक सिस्टम था ना, जिस अरेंजमेंट की बात कर रहे थे हम, जिस अरेंजमेंट के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, ये प्रॉब्लम जो हम पढ़ के आए हैं, उसके टाइप कितने होते हैं? रिपीट टॉपिक है, 3 टाइप होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कुछ नहीं किया मैंने, फर्स्ट वाले चैप्टर में से कंट्रोल C और कंट्रोल V किया है, वापस से पढ़ाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा ना 11th क्लास में। इकोनॉमिक सिस्टम आर जनरली ऑफ 3 टाइप्स, है ना। 3 अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो प्योर जहां पे मकसद होता है प्रॉफिट अर्निंग, क्या होता है? और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो किसके हवाले होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के। किसके लिए होते हैं? प्राइवेट सेक्टर जैसे चाहे उन्हें वैसे यूज कर सकता है, क्या बनाने के लिए? प्रॉफिट बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी होती है? जहां पे सारे के सारे रिसोर्सेज जो होते हैं उनके ऊपर हक किसका होता है? गवर्नमेंट का। किसका होता है? इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि जो बाप लोग है ना, सेंट्रल अथॉरिटी होती है कोई तो एक, वो क्या करती है? इसे कंट्रोल करती है सारे रिसोर्सेज को। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं फ्री इकोनॉमी? क्योंकि सारे रिसोर्सेज किसके पास है? प्राइवेट से, जैसा मर्जी आए वैसा कीजिए आप, ठीक है ना। और तीसरा होती है बच्चों दोनों की हाइब्रिड, मतलब मिक्सचर होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे कुछ रिसोर्सेज किसके पास होते हैं? प्राइवेट के पास होते हैं और कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं, पब्लिक सेक्टर के पास होते हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी इज द एग्जांपल ऑफ थर्ड वन, मिक्स्ड इकोनॉमी है। भारत में कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट पार्टीज के पास है और कुछ रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का। आप देखो हमारे यहाँ पे टाटास, अंबानीज, गोइंकास, मुंजाल्स, अडानी, है ना, गोदरेज, जिंदल्स, ठीक है ना, मित्तल्स, ये सब क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, है ना, इनफैक्ट जैन भी, ठीक है ना। हाँ जी, सब लोग ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करती है? गवर्नमेंट भी तो ऑपरेट करती है ना, पावर जनरेशन सेक्टर में, ठीक है ना। और आपका रेलवे कौन चलाती है? गवर्नमेंट चलाती है। पोस्ट ऑफिस चलाती है। पोर्ट्स को कौन संभालती है? गवर्नमेंट संभालती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मैंने बोल ही दिया आपको, है ना। कुछ एरियाज में जो मैंने ये बोले, इनमें गवर्नमेंट है वो प्राइवेट पार्टी को क्या कर रही है? मैनेज करने के लिए दे रही है। जैसे कुछ पोर्ट्स वगैरह मैनेज करने के लिए अभी तुम देखे होगे ऐसे एलिगेशन लगते हैं किसके ऊपर? अडानी के ऊपर, है ना, कि इन्होंने सब खरीद लिया, गवर्नमेंट ने सब बेच दिया, अपने दोस्त को बेच दिया, ये वो बेचा नहीं है, वो मैनेजमेंट करने के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? मैनेजमेंट करने के लिए दिया।
बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। अब जैसे बच्चे लोगों को पहले क्या होता था, आप वो बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, बड़ी दिक्कतें होती थी पासपोर्ट बनवाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ जाओ वहां जाओ। अब क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप घर से अप्लाई करो। इनफैक्ट डीएल अगर आपको अप्लाई करना है तो बहुत सिंपल कर दिया गवर्नमेंट ने प्रोसीजर। देखो यार क्या है, जब प्राइवेट पार्टी के पास चीजें आएगी, एक बात तो है, पैसा तो वो चार्ज करेंगे, लेकिन यार सर्विस भी तो मिलती है। हाँ बोलो ना, सर्विस भी तो मिलती है। पहले देखो एलपीजी लेने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, है ना, अपने पापा से पूछना, 5-5 बजे लाइनों में लग जाते थे। 9 बजे जब अपना नंबर आया, पता पड़े गाड़ी खत्म हो गई, ठीक है ना। और अब क्या होता है, अब बहुत नॉर्मल तरीके से आपको पता भी नहीं पड़ता। देखो जब चीजें प्राइवेट पार्टी के पास जाती है तो कहीं हद तक बहुत सुधार होते हैं। पहले ब्लैक में कितना बिकता, सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर कितना ब्लैक में बिकता, 2-2 हजार रुपए तक का बिकता था, और उस टाइम पे था 300 रुपए का। आज कोई ब्लैक है ही नहीं है, सब ब्लैक खत्म हो गई, जो ब्लैक मार्केटिंग थी सब खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है ना, तो वो चीज है। खैर, कम टू द पॉइंट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे आते हैं। पहला बुलेट पढ़े भाई साहब आप। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे सारे के सारे रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन के होते हैं आर ओन, मतलब टाइटल, ओन मतलब टाइटल। उन रिसोर्सेज की टाइटल किसके पास होती है और उन्हें कंट्रोल कौन करते हैं, प्राइवेट सेक्टर। ये देखो यहाँ जितने भी लोग ये इधर लगे हुए, इनका फोटो लगा हुआ है, क्या लगता है ये गवर्नमेंट के आदमी है? ये देखो छुटकू, देखो ना इधर, एक ही जनरेशन में इसने तहलका मचा के रखा है ना, और पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं क्या करता है, कंट्रोल करता है। से यस और नो, आपका भी इधर से थोड़ा ध्यान रखता है ना, तो इसी के बनाए हुए प्रोडक्ट पे जाता है ध्यान। से यस और नो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। मोटा भाई जानते तो होंगे ही, ठीक है ना। अगली बार थोड़ा मोटा भाई की थोड़ी इज्जत कम हो गई है ना, अभी अडानी साहब का फोटो लगाएंगे इधर, ठीक है ना। आजकल वापस से नंबर 1 पे आ गए भारत के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, ये अंकल को जानते हो? देखो ना, अंकल की आंखों में चमक तो देखो। हाँ जी। अच्छा, इन्हें तो कहीं और पे भी देखा है हमने, बिजनेस में भी। बेटा इसको कोई कंघी बेचे ना बेचे, ये सबको बेचता है, ठीक है ना। चलो, हाँ बेटा अब यही काम करूंगा ना अगला, एक सलून खोलूंगा, ठीक है ना, उधर आने का। हाँ जी। ठीक है। दूसरा बुलेट देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज अ मार्केट इकोनॉमी। सुनो ना, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसके मैंने 2 नाम तो ऑलरेडी बताए थे। तीसरा नाम है कैपिटलिस्ट, तो उसका नाम है ही है। दूसरा फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसे मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर जितनी भी चीजें फाइंड आउट होती है, प्राइसेस वगैरह जो फाइंड आउट होते हैं, या प्रोडक्शन का जो डिसीजन होता है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, यानी कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी। से यस और नो, मार्केट इकोनॉमी इज द वन इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे सारे के सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? अब मान लिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और रिसोर्सेज किसके पास है, ये अंकल के पास है। ये देखो इधर, ये अंकल के पास है। गवर्नमेंट आके बोले तेरे को ऐसे करना है, तो ये क्या बोले, तू जा रहा नहीं जा रहा इधर से, ठीक है ना। सारे रिसोर्सेज किसके, अरे मालिक ही हम लोग है भाई, है ना। कहाँ है दखल अंदाजी करने का बीच में, ऐसा मालिक ही हम लोग है, ठीक है ना, वैसा। तो वो बोलते हैं कि सारे के सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर लेता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किधर चलती नहीं है, नहीं है, नहीं है। रफू चक्कर कर देते गवर्नमेंट को, तुम ऐसे बीच में आके अड़ंगे मत डालो, ठीक है ना। मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी, इसे क्या भी बोलते हैं? तीन तीन नाम पता पड़ चुके हैं आपको, कैपिटलिस्ट, मार्केट और फ्री, ठीक है ना। तीन इकोनॉमी, इसको ऐसे अलग अलग बोलते हैं, एक ही चीज है। इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम किए जाते हैं वो सब किस लिए किए जाते हैं? समाज सेवा हम करते अपने मन से, वो बात अलग है, लेकिन मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना। गवर्नमेंट का मकसद नहीं होता पैसा कमाना, लेकिन इनका मकसद होता है मेनली पैसा कमाना। और आज के टाइम पे आप एग्जांपल बता सकते हो किसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का? बोलो। वेरी गुड, यूएसए, ठीक है ना। सोशलिस्ट का कोई एग्जांपल नहीं है आज के दिन पे, ठीक है ना। ऐसी कोई कंप्लीटली कोई इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे प्योर प्योर गवर्नमेंट ऑपरेट करती है ना। पागल बन जाएगा गवर्नमेंट का आज के टाइम पे, है ना। और मिक्स्ड का एग्जांपल है भारत, ठीक है ना। आगे, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द गवर्नमेंट, देखो मोदी जी का चेहरा दिख चुका है, तो दिन तो हमारा शुभ हो ही जाएगा आगे का।
अच्छा वो कह रहे भैया चेहरा देख लियो तो समझो दावत पक्की है ना। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। कह रहे कि गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई चलती, इधर किसकी चलती है, इधर अपनी चलती है, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी, इस टाइप की इकोनॉमी में देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन होता है, गला काट कंपटीशन, जहां पे एक प्राइवेट पार्टी दूसरी प्राइवेट पार्टी की जान लेने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रही है? बिकॉज हमें किसी को अपना बनाना है, किसको, कस्टमर को, ठीक है ना, वो किसी भी कॉस्ट पे, भाई हमें प्रॉफिट चाहिए ना। तो वो बोल रहे हैं इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन अमंग डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स, अलग अलग प्राइवेट फर्म्स के बीच में बहुत जबरदस्त क्या रहता है, कंपटीशन रहता है। और बोल रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड थ्रू अ प्राइस मैकेनिज्म। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप सो रहे हो तो इधर, ठीक है ना, जाग जाओ। वो कह रहा है कि सेंट्रल प्रॉब्लम को किसके थ्रू सॉल्व किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो प्राइसेस निकलते हैं उनके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। दैट इज प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सुनो, तुम बोलोगे ना मन भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा और समझो इसके बारे में कि सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तुम बोलोगे सेंट्रल प्रॉब्लम लिखा है और फिर लिखा है प्राइस, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया कि दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। देखो, जैसे डिमांड और सप्लाई ऑपरेट करती है उनके थ्रू क्या निकला, प्राइस निकला किसी चीज का, ठीक है ना। अब अलग अलग चीजों के प्राइस निकल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मेरे को लग रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा किस में है, कंज्यूमर गुड्स में, क्योंकि वहां पे प्राइसेस क्या निकल के आ रहे हैं, ज्यादा निकल के आ रहे हैं, कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है ना। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या जो कैपिटल प्रोडक्ट है उनमें प्राइसेस उतने नहीं निकल के आ रहे कि मेरे को प्रॉफिट आएगा। तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, बोलो ना, मैं डिसाइड कर पाऊंगा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं ये बनाऊं क्या ये बनाऊं, है ना। फिर मैं देखूंगा कि मेरे को फायदा किसमें है, एलआईडी को यूज करने में या सीआईडी को यूज करने में, तो मैं उसे अडॉप्ट करूंगा, है ना। और इधर देखूंगा कि इधर चिक चिक करने वाले ज्यादा लोग हैं क्या, क्वालिटी वाले ज्यादा लोग हैं, तो उनके लिए काम करूंगा। तो ऐसे प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अंडर अ मार्केट इकोनॉमी कंज्यूमर्स आर सॉफ्टवेयर, मतलब कंज्यूमर की ही चलती है, यहाँ पे किसकी चलती है, कंज्यूमर की चलती है। मतलब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इधर भर भर के यूज होता है, किधर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। तुम बोलोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर तुम सेलिंग कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, लिंक करो बिजनेस को इधर इस वाले इकोनॉमिक्स को, ठीक है ना। मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर आप सेलिंग कॉन्सेप्ट लगाओगे, जबरदस्ती चिपकाओगे कस्टमर को, तो कस्टमर आपको मार्केट से क्या कर देगा, आउट कर देगा। इधर कंज्यूमर ही राजा है, वो ही सर्वोपरि है। फाइनल अथॉरिटी कौन है, सॉवरन का मतलब फाइनल अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी इधर कौन है, कंज्यूमर। कंज्यूमर ही तो डिमांड क्रिएट करके देगा, उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे। मतलब आपके जो पैर थिरकेंगे ना, आपके जो पैर जो उठेंगे वो कैसे उठेंगे, जब कंज्यूमर क्या करेगा, डिसीजन लेगा, है ना। कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करके देगा, तो फाइनल अथॉरिटी कौन हुई यहाँ पे, कंज्यूमर। इतनी बात समझ में आती है आपको। नेक्स्ट है बच्चों सोशलिस्ट इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है, और मोदी जी अपना इधर हमेशा जो उनका रहता है, नहीं नहीं बाय बाय नहीं कर रहे हैं, वो तो इधर उधर ऐसे जेट में बैठे रहते हैं ना, उधर खाली आसमान में भी उधर भी ऐसे करते रहते हैं। समझ में आया किसको करते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसा आया था ना, अभी वो एक तो जेट चला रहे थे मोदी जी कुछ टाइम पहले, तो समझ मोदी जी वहां पे भी ऐसे ही कर रहे थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा था किसको कर रहे भाई, वहां पे बर्ड्स को लेके गए थे क्या। चलो सुनो, लेकिन भाई शौकीन आदमी है, ठीक है ना। इधर देखो, वैसे एक बात है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहते हुए अगर असली मजा किसी ने लिया है तो साक्षात सामने है आपके, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अपने काम को एंजॉय करना, पूरा होता रहे, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन चिल करना। भाई अभी बीच पे घूम के आए, ऐसा कोई ना है, ठीक है ना। उसने बोला मेरे को बीच अच्छे लगते हैं, नेक्स्ट टाइम भाई अगले दिन ही उधर, ठीक है। चलो सुनो सुनो सुनो, विद ड्यू रेस्पेक्ट, इट रेफर्स टू, नहीं नहीं प्लीज, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी। एक तो रिपीट में पढ़ा रहा हूँ टॉपिक 11th वाला, तो इसे बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी, ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है इन विच द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल और उनके ऊपर जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है, प्योर प्योर गवर्नमेंट की होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पे एक अथॉरिटी स्टैब्लिश की जाती है, वो अथॉरिटी ही सारे डिसीजंस लेती है, ठीक है ना।
अब वो अथॉरिटी यहाँ पे कौन है? प्लानिंग कमीशन है। आज के टाइम पे तो चेंज हो चुकी है, समझ पा रहे हो आप? कौन हो चुकी है? वो रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग आ गया। कौन आ गया? दीदी नहीं, नीति आयोग। ठीक है ना। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी होती है इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रली प्लान्ड इज अ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। ये कैसी इकोनॉमी होती है? सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। डिसीजंस एक जगह से ली जाते हैं। ऑल डिसीजंस आर टेकन टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सारे के सारे डिसीजन किसके पर्सपेक्टिव से लिए जाते हैं? सोशल वेलफेयर के लिए, ना कि पैसा कमाने के लिए। ऊपर में क्या होता था? पैसा कमाने के लिए डिसीजन लिए जाते थे, यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट प्ले अ कंप्लीट रोल। यहाँ पे पूरा का पूरा रोल किसका होता है? इधर मान लिया है वो जेफ बेजोस आया, ए हमारी सुनो, ए तू जा रहा नहीं जा रहा इधर, मोदी जी बोलेंगे निकल इधर से। ठीक है ना। वैसा देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ कंपटीशन। और सुनो ना, यहाँ पे भाई मोनोपोली बस किसकी होती है? गवर्नमेंट की। यहाँ पे कोई कंपटीशन होता नहीं है भाई, प्रोवाइडर ही एक ही है। ठीक है ना। डिसीजंस लेने वाले ही एक ही है, तो कोई कंपटीशन नहीं है इधर। अंडर अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व की जाती है, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। आज के टाइम पे जो कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग की लॉन्ग फॉर्म बता सकते हो आप? पहले भी बताई थी आपने, लिखी भी थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक नंबर में आ सकती है। ठीक है ना। अंडर अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज रूल्ड आउट। यहाँ पे जो कंज्यूमर भगवान होता था ना उधर, वो उसकी वो जो भगवानगिरी है अब वो चली जाती है। ठीक है ना। अभी बोले मोदी जी अब वो रेलवे में जाके ये बोल रहा है इधर साफ सफाई करो ना। ठीक है ना। मोदी जी बोलेंगे ए चल तुझे जाना है तो जा, ठीक है ना, नहीं जाना है तो इधर नीचे उतर, और रास्ते में उतार के खड़ा कर देंगे उसे। ठीक है ना। यहाँ पे कस्टमर की नहीं चलती है, जो मिल रहा है भाई सोशल वेलफेयर। एक तो यार सुनो, एक तो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ऊपर से हमें बता रहे बिल्ली बीच की। ठीक है। हाँ तुम ये बनाते रहो, 1921 के बाद ये फैमिली बनाते रहो तुम। चलो ठीक है। हाँ हम भी आते हैं भाई, हम भी आते हैं, हम भी आते हैं 1921 के बाद हम भी आते हैं। इधर देख ले, लिख लेना यार। ठीक है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत लंबा नहीं खींचेंगे ना इसे। अभी तो 3-8 हुई है, 7 मिनट मेरे पास है, कम से कम जो टाइम है उतना तो दोगे ना। यही कराऊंगा बस, और नहीं कराऊंगा। हाँ जी। वो वहां पे डिक्टेटरशिप है। ठीक है ना। तो अब जैसे वहां पे डिक्टेटरशिप है, तो देखो सुनो, बेसिकली वहां पे क्या है कि जो वो डिसीजन लेता है वो सोशल वेलफेयर में तो कोई डिसीजन लेता नहीं है। वो उसकी तो गलती कुछ और अलग ही है अपना। वो अपना ही माहौल बनाता है। ना उसकी कैपिटलिस्ट है, ना उसकी सोशलिस्ट है, और ना ही उसकी मिक्स्ड है। वो बस अपने आप ही है जो कुछ है। क्योंकि सोशलिस्ट में तो नाम ही सोशलिस्ट है, सोशल वेलफेयर के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। अब वो बताओ, अगर वो उसकी कोई बात ना माने तो लोगों को उड़ा दे, तो कहीं का सोशल वेलफेयर? सुनो, ठीक है ना। सुनो भाई बच्चों, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड एंड मार्केट इकोनॉमी। ये दोनों का मिक्सचर होता है, सेंट्रली प्लान्ड का और मार्केट इकोनॉमी का, दोनों का मिक्सचर होता है। यानी कि इसमें कुछ फीचर तो किसके होते हैं? सेंट्रली प्लान्ड के, और कुछ किसके होते हैं? सोशलिस्ट के होते हैं। हाँ बोलो। दोनों एक ही होते हैं। कुछ फीचर इसमें कैपिटलिस्ट के होते हैं और कुछ किसके होते हैं? सोशलिस्ट के होते हैं। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, अनंत के भाई, ठीक है ना। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट। अरे यार परेशान मत करो, पढ़ा लेने दो ऐसा। ठीक है, अभी माहौल बन रहा है तो पढ़ लो, या सुन के ही मानोगे फिर। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट। इधर देखो ना, ऊपर 3 लोग देखे थे ना हमने। भैया देखो, डर ऐसे डर लगता है हमें मोदी जी से, तो आगे नहीं पढ़ाएंगे। वो उंगली दिखा रहे तो कोई बात नहीं, बस ये तो पढ़ लोगे लेकिन कम से कम। ठीक है ना। वो 3 लोगों के साथ में कौन भी आए? मोदी जी भी आए। कह रहे कि रिसोर्सेज कुछ तो प्राइवेट पार्टी के पास होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के पास होते हैं। अंडर दिस इकोनॉमी सम डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट
कुछ तो डिसीजंस कौन लेते हैं, गवर्नमेंट, एंड सम आर टेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, कुछ कौन लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, बट विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छी बात करी इन्होंने, ठीक है ना। सुनो ना, अरे सुन लो अभी, सुनो। यहाँ पे जो प्राइस निकलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, जो प्राइस निकलते हैं वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग निकलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। एक टॉपिक पढ़ के आए आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताने का, सबसे लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था क्या, प्राइस डिटर्मिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसमें सबसे लास्ट में जाके एक कॉन्सेप्ट था प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, पढ़ के आए क्या। जब प्राइस बहुत ज्यादा निकल जाता है तो गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है और प्राइस सीलिंग करती है, और जब प्राइस बहुत कम निकलता है डिमांड और सप्लाई के हेल्प से, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस फ्लोर करती है। तो वैसे तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, प्राइसेस भी उसी के अकॉर्डिंग निकलते हैं, लेकिन बीच में गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है अगर कोई चीज के प्राइस बहुत ज्यादा निकले या बहुत कम निकले विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करेगी, ठीक है ना। तो ये वही बोला है कि प्राइस वैसे तो कैसे निकलते हैं, डिमांड और सप्लाई के थ्रू निकलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रहता है, इंटरवेंशन रहता है। वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर इज सॉवरन, कंज्यूमर यहाँ पे सर्वोपरि तो होता है, फाइनल अथॉरिटी तो होता है, बट रिसोर्सेज आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड विच आर सोशली हार्मफुल। लेकिन आप ऐसा प्रोडक्शन नहीं कर सकते जो सोशली क्या हो, हार्मफुल हो। ये चीज मैं आपको मार्केटिंग में भी पढ़ाऊंगा, जिसकी मैं भी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, कि हमने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चलना होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंग चलने का मतलब ये नहीं कि आंखें ही बंद कर लो बिल्कुल। कंज्यूमर बोल रहे सुट्टा दो हमें तो सुट्टा दोगे, ठीक है ना। कंज्यूमर बोले हमें क्या चाहिए, अफीम चाहिए तो अफीम दोगे। देखो भारत के अंदर ये क्या है, ये क्या है, इलीगल है। क्या है, इलीगल है। बात समझ में आ रही ना। तो कह रहे कि रिसोर्सेज को आप, भारत के रिसोर्सेज को, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, भारत के रिसोर्सेज को ऐसे यूज नहीं कर सकते कि जो सोसाइटी के फेवर में नहीं हो, ऐसे यूज नहीं कर सकते। कैसे यूज करोगे, जो सोसाइटी के फेवर, मतलब उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करोगे, है ना, जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, ना कि हार्मफुल, है ना। जैसे किसको अवॉइड करने का अपने को, ओपीएम को, हेम्प को, नार्कोटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सुनो, इसी के साथ साथ बच्चों हमारे जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कहीं जाने का नहीं, जल्दी से 2 मिनट का समय दो मेरे को। सबसे पहले गवर्नमेंट के सामने क्या था, हाँ, गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम थी कि उन्हें क्या करना था, इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना था, क्योंकि हम वैसे ही मतलब बहुत पीट के आए, बहुत पीटा इन्होंने हमारे को, है ना, अंग्रेजों ने। तो हमारे सामने चुनौती थी, ठीक है। उस वो जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो हमने पढ़ा कि एक अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, सेंट्रल प्रॉब्लम। वो सेंट्रल प्रॉब्लम कौन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। वो जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है 3 टाइप का होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। इनके बारे में कल जब पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, तो उस टाइम पे रिवीजन कराऊंगा। फिलहाल बस ये देख लो एक नोट, इंडिया अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इंडिया ने किसको अडॉप्ट करके रखा, वो जो चुनौती थी ना, तो चुनौती को अंजाम कैसे दिया, मिक्स्ड को अडॉप्ट करके, ठीक है ना। ना तेरा ना मेरा, दोनों मिक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया सर्टेन राइट्स आर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर बट रेलवेज आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे कुछ राइट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं, लेकिन रेलवे पे मोनोपोली किसकी है, गवर्नमेंट की है। इतनी बात समझ में आती है बच्चों। कल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्लानिंग। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है ना, बिजनेस के लिए, और 8 बजे इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है जी।